नमस्कार। दुनिया का एनर्जी मैप मतलब ऊर्जा का नक्शा तेजी से बदल रहा है और इसी बदलते नक्शे पर भारत ने अभी अभी अपना एक बहुत बड़ा दांव खेला है। ये सिर्फ एक सरकारी ऐलान नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा फैसला है जो ये तय कर सकता है कि अगली एनर्जी सुपर पावर कौन बनेगा। तो चलिए भारत के इस ग्रीन गैम्बिट को जरा गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे फ्यूल के बारे में, एक ऐसा ईंधन जो बड़े बड़े जहाज़ों को, स्टील की फैक्ट्रियों को और यहाँ तक कि खेतों को भी बिना किसी प्रदूषण के चला सके। हम इसी की बात कर रहे हैं। और भारत का जो हालिया ऐलान है वो उसे इस नए ईंधन की रेस में सबसे आगे ला खड़ा कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तेल और गैस पर टिकी दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो सवाल ये है कि इस नई एनर्जी इकोनॉमी के स्टार प्लेयर्स कौन हैं? इनका नाम है ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल। इनको सिर्फ केमिकल फॉर्मूला की तरह मत देखिए, ये वो क्लीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो स्वच्छ अणु जिन्हें खास तौर पर दुनिया की सबसे भारी और सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल्स की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। तो असली खबर है क्या? देखिए, इसी साल 27 फरवरी को भारत के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक बहुत ही अहम ऐलान किया। उन्होंने पहली बार देश में ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल की एक ऑफिशियल डेफिनेशन, एक आधिकारिक परिभाषा तय कर दी है। अब आप सोचेंगे कि एक डेफिनेशन में क्या रखा है, लेकिन ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक साफ संकेत है कि भारत जो ये नई क्लीन फ्यूल सप्लाई चेन बन रही है उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाने के लिए पूरी तरह से सीरियस है। इस एक घोषणा ने इन्वेस्टर्स को और जो ग्लोबल बायर्स हैं उन्हें वो रेगुलेटरी क्लैरिटी दे दी है जिसका वो कब से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये फ्यूल है क्या और ये बनते कैसे हैं। इन क्लीन एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पीछे की जो बेसिक साइंस है उसे जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सारे कहानी शुरू होती है ग्रीन हाइड्रोजन से। इसे ऐसे समझिए, आप सोलर या विंड एनर्जी से बिजली लेते हैं और उस बिजली का इस्तेमाल करके पानी को यानी H2O को उसके दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब जो हाइड्रोजन हमें मिलता है उसे ग्रीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में जरा भी कार्बन एमिशन नहीं होता। ये हमारे प्लैनेट पर मौजूद सबसे साफ एलिमेंट्स में से एक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्योर हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या उसे स्टोर करना बहुत मुश्किल और खर्चीला काम है। और यहीं पर अमोनिया और मिथेनॉल यानी इसके डेरिवेटिव्स की एंट्री होती है। जब हम हाइड्रोजन को इन लिक्विड फॉर्म्स में बदल देते हैं तो हम इसे एक प्रैक्टिकल और ट्रेड करने लायक ग्लोबल कमोडिटी बना देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज पूरी दुनिया में कच्चे तेल का व्यापार होता है। तो चलिए अब जरा इन नए नियमों की डिटेल में चलते हैं। आखिर ये रूल्स एक प्रॉपर मार्केट बनाने के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? तो सरकार ने नियम क्या बनाए हैं? किसी भी अमोनिया को ग्रीन अमोनिया का टैग तभी मिलेगा जब उसके पूरे लाइफ साइकिल में, मतलब प्रोडक्शन से लेकर एंड यूज तक, प्रति किलो अमोनिया पर 0.38 किलोग्राम से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का एमिशन न हो। अब ये इक्विवेलेंट या समकक्ष का मतलब है कि इसमें सिर्फ CO2 नहीं बल्कि सारी ग्रीन हाउस गैसों के असर को एक साथ गिना जाता है, और ये काफी सख्त लिमिट है। और अगर बात ग्रीन मेथनॉल की करें तो ये लिमिट थोड़ी सी ज्यादा है, 0.44 किलोग्राम CO2e प्रति किलोग्राम। ये जो मामूली सा फर्क है ये इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से है, लेकिन मकसद दोनों का एक ही है, एमिशन को कम से कम रखना। ये टेबल इन रूल्स को अच्छे से समराइज करती है। एक खास बात पर गौर कीजिए, ग्रीन मिथेनॉल बनाने के लिए सरकार ने कार्बन के कई सोर्सेस को अलाउ किया है। मतलब मैन्युफैक्चरर बायोमास जैसे ऑर्गेनिक सोर्स से कार्बन ले सकते हैं या फिर सीधे हवा से या किसी फैक्ट्री की चिमनी से कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ये प्रोडक्शन को बड़े स्केल पर ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, इन स्टैंडर्ड्स के आने से पहले एक पॉलिसी गैप था। कोई साफ साफ नहीं जानता था कि ग्रीन का असली मतलब क्या होगा। इससे इन्वेस्टर्स के मन में एक अनिश्चितता थी। इन नए नियमों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रिडिक्टेबल और सेफ माहौल तैयार किया है। ये जो नए स्टैंडर्ड्स आए हैं ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा हैं। ये भारत की एक बहुत बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी से जुड़े हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये भारत के बड़े गेम प्लान में कहाँ फिट होते हैं। ये नियम असल में भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक हिस्सा हैं और इस मिशन का लक्ष्य बहुत बड़ा है।
साल 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। अब ये 5 मिलियन कितना होता है? ये आज के पूरे यूरोप के टोटल हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लगभग बराबर है। ये टारगेट भारत को दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक बना देगा। और सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन बनाने के लिए बिजली भी तो चाहिए। इसके लिए भारत को करीब 125 गीगावाट की नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगानी पड़ेगी। इसे ऐसे समझिए कि भारत की आज जितनी सोलर और विंड एनर्जी कैपेसिटी है, उसे सिर्फ 6 साल में लगभग डबल करना होगा। एनर्जी सेक्टर में ये एक जबरदस्त और अभूतपूर्व विस्तार होगा। लेकिन ये मिशन सिर्फ मॉलिक्यूल्स और गीगावाट के आंकड़ों का खेल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक विजन है। इसका लक्ष्य है 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लाना, 6 लाख से ज्यादा नई नौकरियां बनाना, और जो हम महंगा फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं उसे कम करना। और सबसे बड़ा मकसद है भारत को क्लीन एनर्जी का एक ग्लोबल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट हब बनाना। तो अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं। इस बदलाव का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा? ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एनर्जी एनालिस्ट्स अक्सर ये कहते हैं कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स भविष्य का तेल बन सकते हैं। इस बात की गहराई को समझिए। पिछली 1 सदी से दुनिया की जियोपॉलिटिक्स तेल के कुओं और गैस पाइपलाइनों के आसपास घूमती रही है। लेकिन अब हम एक ऐसी दुनिया के दरवाजे पर खड़े हैं जहां पावर का सेंटर सोलर फार्म्स, विंड टर्बाइन्स और इलेक्ट्रोलाइजर्स हो सकते हैं। इस नई रेस में दांव बहुत ऊंचे लगे हैं और भारत इस नए ग्लोबल एनर्जी मार्केट का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम करना चाहता है। टारगेट है 2030 तक ग्लोबल डिमांड का कम से कम 10% हासिल करना। जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश इसके बड़े इंपोर्टर बनने की तैयारी में हैं और भारत खुद को एक की सप्लायर के तौर पर पोजीशन कर रहा है। तो सवाल ये है कि इन क्लीन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होगा कहाँ? सबसे पहले तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, जो आज बड़े पैमाने पर फॉसिल फ्यूल से बने अमोनिया पर निर्भर है। दूसरा है मैरीटाइम शिपिंग, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक है और उसे क्लीन फ्यूल की सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा स्टील और केमिकल जैसी हैवी इंडस्ट्रीज में, और यहाँ तक कि पावर ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए भी इनका इस्तेमाल होगा, जहाँ ये रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। लेकिन ये रास्ता उतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। इस एम्बिशियस प्लान में जितनी बड़ी संभावनाएं हैं, उतने ही बड़े चैलेंजेस भी हैं। तो यहाँ एक बैलेंस्ड व्यू रखना जरूरी है। एक तरफ एनर्जी इंडिपेंडेंस और जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ का वादा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रोडक्शन की ऊंची लागत, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जरूरत और ग्लोबल डिमांड की अनिश्चितता जैसी असली रुकावटें भी हैं। भारत की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि वो इन रिस्क्स को कितनी अच्छी तरह से मैनेज करता है। तो आखिरी सवाल वही है, क्या ये क्लीन मॉलिक्यूल सच में दुनिया का एनर्जी मैप दोबारा बना पाएंगे? हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। भारत ने अपना दांव तो चल दिया है, एक ऐसा दांव जो या तो उसे 21वीं सदी की एक बड़ी एनर्जी सुपर पावर बना सकता है या फिर एक बहुत महंगा सबक सिखा सकता है। पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं और आने वाले कुछ साल ही ये तय करेंगे कि भविष्य की एनर्जी का रंग क्या होगा, फॉसिल फ्यूल्स का काला या फिर भारत की उम्मीदों का हरा।